नमस्कार दोस्तों। आपको पता है रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया है एफसीआरए एक्ट के अंदर, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एफसीआरए है क्या बेसिकली, और यहाँ पर क्या क्या अमेंडमेंट लाई है सरकार, इसके विपक्ष में क्या बोला जा रहा है, इसमें पक्ष में क्या बोला जा रहा है, सभी चीज़ को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई को लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस पर्टिकुलर बिल को 20 सितंबर 21 सितंबर को लोकसभा से पास हो गया, और फाइनली 23 सितंबर को यहाँ पर राज्यसभा से भी पास हो गया है। तो आप देख सकते हो बेसिकली ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं 2010 के एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बिल प्रेजेंट किया जाता है ये किया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, फाइनेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये जो पर्टिकुलर एक्ट है। अब यहाँ पर एफसीआरए है क्या बेसिकली, देखिए एफसीआरए का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर, चाहे एनजीओ हो चाहे किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो फॉरेन डोनेशन लेता है, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर से कोई भी पैसा लेता है एज अ डोनेशन, ठीक है, मतलब कि उसको किसी भले कार्य के लिए भारत के अंदर खर्च किया जा सके, तो वो जो डोनेशन है वो सही तरीके से रेगुलेट हो भारत के अंदर, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको एडवर्सली अफेक्ट ना हो, इसके लिए एफसीआरए एक्ट है बेसिकली। सबसे पहली बार एफसीआरए को लाया गया था 1976 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, और आगे चलकर इसको अमेंड कर दिया गया था 2010 में कई सारे मेजर्स लाए गए थे ताकि और अच्छे से इसको रेगुलेट किया जा सके। अब ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एसोसिएशन है, ग्रुप है, एनजीओ है जो कि फॉरेन डोनेशन रिसीव करता है, उन सभी के ऊपर ये लागू होता है। और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को रजिस्टर करना होता है एफसीआरए के अंदर, मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो उनको ऑब्टेन करना होता है, तभी जाकर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हर एक चीज़ की वैलिडिटी होती है, तो इसकी भी 5 साल की वैलिडिटी होती है, और उसके बाद अगर सपोज ये एक्सपायर हो जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर उनको यहाँ पर उसको रिन्यू कराना होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर चेंजेस क्या लाए गए हैं इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू। तो सबसे पहला जो चेंजेस है दोस्तों वो है रिगार्डिंग प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब कि यहां पर ओरिजिनल एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सारे लोगों को प्रोहिबिट किया गया है कि वो लोग डोनेशन नहीं ले सकते, फॉरेन से जो डोनेशन है वो नहीं ले सकते। जैसे कि इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, मतलब कि जो लोग यहाँ पर चुनाव में खड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इलेक्शन कैंडिडेट, जो सिंगल पर्सन है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एडिटर है, पब्लिशर है किसी भी न्यूज़पेपर का, जजेस हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, इन सभी के ऊपर रोक है। इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके ऊपर रोक है कि वो फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते। अब इस बिल के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट को भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहां पर अभी जस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट भी बोला है, तो ये पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं? देखिए, पब्लिक सर्वेंट आप कह सकते हो कि एक काफी बड़ा विस्तार रूप होता है, मतलब कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आ सकते हैं, लेकिन सभी पब्लिक सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्वेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली यहां पर गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, उनको डायरेक्ट सैलरी मिलती है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर भारत सरकार के पैसों के थ्रू कोई काम कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई यहां पर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन सभी लोगों को यहां पर पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई जुडिशरी के अंदर कोई स्टाफ है, ठीक है, तो वो स्टाफ भी आपका पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो जुडिशरी में आता है, राइट। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसका दायरा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो सरकार ने अब इसी बिल के थ्रू यही किया है कि पब्लिक सर्वेंट ये पर्टिकुलर क्लॉज को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो भी यहां पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहां पर आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए, अभी तक आधार जो
है वो आपका मैंडेटरी नहीं था। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसके अंदर जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, स्टाफ्स हैं, डायरेक्टर हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के ऊपर कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी को अपना आधार जमा करना होगा, रजिस्टर करना होगा सरकार के साथ। ठीक है, यहां पर अगर कोई फॉरेनर है, अगर वो काम कर रहा है भारत के अंदर, तो उनको अपना पासपोर्ट की कॉपी और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का जो कार्ड है, बाई चांस अगर उनके पास है, ठीक है, तो वो भी यहां पर जमा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आधार का जो रजिस्ट्रेशन है उसको इस बिल के थ्रू कंपल्सरी कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एनजीओ है, सपोज एनजीओ ए है, ठीक है, तो उनको अगर कोई फॉरेन डोनेशन आना है, ठीक है, भारत के अंदर, तो एक किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। पहले क्या होता था, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर यहां पर अगर वो नोटिफाई कर देते हैं कि इसके अंदर यहां पर हम अपना पैसा लाना चाहते हैं, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक हो गया, तो उसके अंदर आ सकता था। लेकिन अब देखिए यहां पर सरकार ने क्या किया है, बेसिकली सरकार ये कह रही है कि हम एक पर्टिकुलर बैंक नोटिफाई करेंगे, जैसे कि वो होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। सिर्फ इसी के अंदर आप एक एफसीआरए अकाउंट खुलवा सकते हो और कोई भी डोनेशन इसी पर्टिकुलर अकाउंट में आ सकता है। आप कहीं और किसी भी और दूसरे अकाउंट में फॉरेन डोनेशन नहीं मंगा सकते, ऐसा क्लियर तौर पर यहां पर बोल दिया गया है। नो फंड्स, और इस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको सिर्फ फॉरेन डोनेशन ही मंगाना है, इसके अंदर कोई और दूसरा पैसा जमा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। और इसके अलावा यहां पर सरकार यह कह रही है कि अगर सपोज आपने पैसा इसके अंदर मंगा लिया, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे एनजीओज हैं, काफी बड़े हैं, पूरे देश में उनका विस्तार है, तो उसके लिए सरकार कह रही है कि आप अलग अलग एफसीआरए अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है, अलग अलग शेड्यूल बैंक में, ताकि आप अपना जो खर्चा है उस पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सको। लेकिन जो डोनेशन रिसीव किया जाएगा वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर अकाउंट में रिसीव किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। देखिए, कोई भी एनजीओ होता है, कोई भी ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई सारे खर्च करते हैं, राइट। जैसे कि अगर कोई एनजीओ है, यहां पर कोई फूड का सर्विस दे रहा है, कोई एजुकेशन का सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसमें कई सारे स्टाफ भी होते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है, कई सारे आपके मटेरियल्स होते हैं, उसके ऊपर खर्चा होता है। लेकिन सरकार का यह कहना है अब यहां पर कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी हो गया, मैन पावर पर जो खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि फिजिकल को छोड़ के जितने भी बाकी एक्सपेंस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर पहले 50% तक अलाउड था। मतलब कि अगर कोई एनजीओ 1 करोड़ रुपए रिसीव कर रहा है तो 50 लाख रुपए अपने सैलरी और ऑफिस का खर्चा हो गया, इस तरह के खर्चों पर वो खर्च कर सकता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि आप 20% से ज्यादा अब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पर खर्चा नहीं कर सकते। जो एक्चुअल आपका काम है, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो कितना बच्चों के ऊपर खर्च हुआ है, तो इस तरह की चीजों पर आपको खर्च करना पड़ेगा, बाकी 80% पैसा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस सरकार ने किया है। और नेक्स्ट यहां पर है आपका रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 महीने के अंदर आप वापस से अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए, ठीक है। लेकिन अब सरकार यहां पर कह रही है कि हम कई सारे इंक्वायरी कर सकते हैं रिन्यूअल से पहले। मतलब अगर कोई एनजीओ वापस से रिन्यू कराना चाहता है 5 साल के बाद अपने लाइसेंस को, तो यहां पर सरकार कह रही है कि हम उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो बेनामी नाम का तो नहीं है, कोई फिक्शियस पर्सन तो नहीं है, यहां पर क्या उसको कोई प्रोसिक्यूशन किया गया है, कन्विक्ट किया गया है किसी कम्युनल टेंशंस के अंदर, रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर, इसके अलावा वो गिल्टी तो नहीं है किसी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के अंदर। मतलब कई सारे इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या ये रिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो रिन्यूअल का प्रोसेस आप एक तरह से कह सकते हो स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है, काफी कड़ा बना दिया गया है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि जो एनजीओज हैं वो अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देते थे। मतलब कि अगर कोई एनजीओ है, उसने 3 साल काम किया और 3 साल का उसका पूरा काम खत्म हो गया एनजीओ का, तो जो उसका सर्टिफिकेट था 5 साल की वैलिडिटी थी, वो उसको यहां पर एक तरह से जो है सरेंडर कर सकता है सरकार के पास। लेकिन अब यहां पर सरकार कह रही है कि सरेंडर से पहले हम इंक्वायरी करेंगे यहां पर कि क्या आपने जो भी 3 साल तक काम किया है, कहीं वो गलत काम में तो नहीं किया है, आप ये सरेंडर क्यों कर रहे हो। इस तरह की इंक्वायरी करेंगे, तब जाकर हम अलाउ करेंगे कि क्या आप अपने सर्टिफिकेट को अब सरेंडर कर सकते हो कि नहीं। इसके अलावा यहां पर सस्पेंशन का प्रोविजन बढ़ा दिया गया है। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि कोई भी एनजीओ है जो कि रजिस्टर किया गया है, सपोज मैंने आपको बताया 5 साल के लिए, तो यहां पर किसी भी टाइम पर सरकार जो है उस रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती थी 180 डेज के लिए। मतलब आप कह सकते हो लगभग 6 महीने के लिए सस्पेंड कर सकती थी। लेकिन नए बिल के प्रावधान के हिसाब से यहां पर सरकार कह रही है कि हम और एडिशनल 180 डेज और ज्यादा कर सकते हैं। मतलब टोटल 1 ईयर के लिए हम आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी कर सकते हैं, आप उस पीरियड में काम नहीं कर पाओगे।
तो ये सारे मेन मुद्दे थे दोस्तों, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि कंसर्न्स क्या क्या रेज किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कंसर्न्स तो बहुत सारे हुए हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो एनसीपी के एमपी हैं सुप्रिया सुले जी, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन रेज किए। एक उन्होंने ये पूछा कि ये 20% का जो हमने क्लॉज लगा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे काम किए जाते हैं एनजीओ के द्वारा जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे तो एक तरह से जो पर्पस है एनजीओ का वो कहीं समाप्त ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार का अलग तर्क था। सरकार ये कहना चाह रही थी कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर इतना ज्यादा खर्च करेंगे तो जो एक्चुअल काम है एनजीओ का वो कैसे पूरा होगा। तो एक तो ये कंसर्न हो गया। दूसरा, यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बताया गया कि जो आधार है इसको आखिरकार मैंडेटरी क्यों बनाया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आधार जो है कंपलसरी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सभी चीजों के लिए सभी ऑफिस बेरर्स का, डायरेक्टर्स का यहाँ पर आधार कंपलसरी कर रही है। तो इसको अपोजिशन ने कहा कि ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि जेनेवा के अंदर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, ठीक है, इनका टैगलाइन आप देख सकते हो, एडवोकेट्स फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उन्होंने ये बताया कि ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 है ये कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी का काम है इसको अंडरमाइन करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। और उन्होंने बताया कि इट विल अंडरमाइन द वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी, द लेजिस्लेशन फेल्स टू कंप्लाई विद इंडियाज इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कि भारत ने जो यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन अपनाए हैं इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से, उसको कहीं ना कहीं ये कंप्लाई करने में फेल करता है। यहाँ पर जिस तरह के स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा नए बिल के थ्रू, ये कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि इस बिल के थ्रू और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मिसयूज होता था उसको किसी प्रकार से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको यहाँ पर तर्क भी बताया कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक तरह से जो नॉन प्रॉफिट के लिए जो काम करने का ईज था उस पर बहुत ज्यादा रोक लग रही है। और दूसरा, यहाँ पर हैरेसमेंट के भी कई सारे चांसेस हो सकते हैं, जो एनजीओज हैं उनके ऊपर डायरेक्टली टारगेट भी किया जा सकता है। तो दोनों तर्क हैं। लेट मी नो कि आपका इसके ऊपर क्या सोचना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहां पर मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं अपने नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।